नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि खबर लखनऊ से है। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी की सियासत को लेकर ये खबर आ रही है, जहां यूपी में अपने सहयोगी दलों के लिए बीजेपी 6 सीट छोड़ेगी। आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी और एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए 6 सीटें, अपना दल और आरएलडी के लिए 2-2 लोकसभा सीट बीजेपी देगी। तो यूपी की सियासत को लेकर बड़ी खबर, निषाद पार्टी और एसबीएसपी के लिए एक लोकसभा सीट। तो यूपी में अपने सहयोगी दलों के लिए बीजेपी 6 सीट छोड़ेगी और वाराणसी समेत 56 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी तय। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उम्मीदवार होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ से चुनाव लड़ना तय। तो हम आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां वाराणसी समेत 56 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। अपना दल और आरएलडी के लिए 2-2 लोकसभा सीट बीजेपी देगी। निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि एसबीएसपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लिए एक लोकसभा सीट। वाराणसी समेत 56 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतारा जाएगा और लखनऊ से राजनाथ सिंह को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ से चुनाव लड़ना तय बताया गया है। तो यूपी की सियासत को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में अपने सहयोगी दलों के लिए बीजेपी 6 सीट छोड़ेगी और आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी, एसबीएसपी के लिए सबको मिलाकर के 6 सीटें और अपना दल और आरएलडी के लिए 2-2 लोकसभा सीट। इस खबर पर हमारे साथ सादिक खान दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सादिक, कल बीजेपी की शीर्ष नेताओं के साथ ये जो बैठक हुई है, इसमें क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल शुभम, ये बैठक जो है 11 बजे के बाद बैठक शुरू हुई थी। लगभग पूरे 4 घंटे तक ये बैठक चली, जिसके बाद देर रात तक इस बैठक में कई प्रदेशों की महत्वपूर्ण सीटों का फैसला हो चुका है। जो सूत्र बता रहे हैं, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 56 सीटों पर मोहर लग चुकी है, जिसका जल्द ही ऐलान हो सकता है। कभी भी किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची यहाँ जारी कर सकती है। साथ ही से हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के जो 5 मौजूदा सांसदों का टिकट कटने का यहाँ अंदेशा है। पूरी तरह से पार्टी कई उम्मीदवारों के यहाँ टिकट बदल सकती है। जी सुनो सादिक, ये जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जिनको 6 सीटें देने के लिए भाजपा ने एग्री किया है कि वो अपने सहयोगी दलों को 6 सीटें देंगे, क्या ये दल खुश हैं इन सीटों से? बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला हुआ, जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि 6 सीटें जो सहयोगी दल है उन्हें दी जाएगी। जैसे रालोद है, अपना दल है, सुहेलदेव पार्टी है, साथ ही निषाद पार्टी, इन्हें एक सीट देने के लिए कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी डिमांड ज्यादा थी। अगर बात की जाए अपने दल की, तो अपना दल भी लगातार पहले भी कहते आ रहे हैं कि उन्हें प्रदेश में ज्यादा सीट चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी के फैसले से ये यहाँ पूरी तरह से संतुष्ट हैं, क्योंकि पूरी तरह से बैठक बड़े पदाधिकारियों के बीच में हुई है। तो इन दलों को इस बैठक में जो भी फैसला होगा उसे मानना पड़ेगा ही। सादिक, यही चर्चा उत्तर प्रदेश में चल रही थी कि बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारों को लेकर के बैठक करेगी तो अपने सहयोगी दलों को कितना देगी। और जैसा कि अभी आपने भी बताया कि सहयोगी दल ये चाहते भी थे कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, लेकिन ऐसे में 6 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगे ये जो सहयोगी दल हैं। तो इसीलिए मेरा आपसे सवाल था कि इन सीटों के ऐलान के बाद जब 6 सीट बीजेपी ने अनाउंस किया, तो क्या इन दलों के नेताओं की तरफ से किसी की तरफ से कोई बयान सामने निकल कर आए हैं? बिल्कुल शिवम, जिस तरह से अभी पूरी तरह से बैठक हुई है, बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, लेकिन सूची जारी होने के बाद ही कुछ नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आएंगी। अभी तक पूरी तरह से जो भी इस दल के नेता हैं वो सब चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सभी की अपने जो बड़े पदाधिकारी उनके साथ बैठकों का दौर वहां भी चल रहा है। जितने भी सहयोगी दल हैं वो लगातार उनके जो आवास है, उनके कार्यालय, उनके बड़े पदाधिकारियों में बैठक चल रही है। लेकिन
जो फैसला भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा वो फैसला इन सभी दलों को मानना ही पड़ेगा। जी शुभम। सादिक, चूंकि अब हम लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं और सामने लोकसभा का चुनाव डेढ़ महीने रह गए हैं, तो ऐसे में वाराणसी की सीट से प्रधानमंत्री और लखनऊ की सीट से राजनाथ, यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे नेता होंगे जिनकी सीट इस बार कट सकती है? क्यों, जिस तरह से आपने पहले भी देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई ऐलान करती है वो चौंकाने वाला होगा। जिस दौरान भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आएगी तो उसमें कुछ नाम ऐसे होंगे कि जो कहीं किसी चर्चा में नहीं होते, लेकिन साफ है कि प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, राजनाथ सिंह को भी चुनाव लड़ाया जाएगा, राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली से मनोज तिवारी का भी टिकट अब तक पक्का माना जा रहा है। साथ ही जो 5 मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट कटने का कहीं ना कहीं अंदेशा है। तो लगभग भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, पहली सूची कभी भी जारी हो सकती है। जी तो हमारे साथ अनिल पाठक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अनिल जी, कल जो बीजेपी ने अनाउंस किया है उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव को लेकर के, इसमें क्या कुछ खास रहा? हाँ, बेशक उत्तर प्रदेश को लेकर के भाजपा की रणनीति अपनी एकदम साफ है। मिशन 80 का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, और एकदम साफ कर भी दिया है कि एक विधान, एक निशान और एक चेहरे पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। एक विधान भारतीय जनता पार्टी की नीतियां होंगी, एक निशान कमल सिंबल, कमल ही प्रत्याशी होगा और उसका चेहरा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसी स्थिति में अब प्रत्याशी मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बना देगी उसको जिताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उसके कार्यकर्ता तन मन धन से अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी। और इसी पर बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम भी किया जा रहा है। अनिल, हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कई बार ये सुना है कि वो कहते हैं कि जब हम 2019 में चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे साथ इतना गठबंधन था नहीं, और उसके बावजूद भी हमने 62 सीटें जीती, और अपना दल अगर छोड़ दें तो 2 सीटें अपना दल ने भी जीता था। इसके बाद मिला जुला के सारी सीटें जो थी वो 5 सीटें समाजवादी पार्टी और बाकी बहुजन समाज पार्टी और एक रायबरेली सोनिया गांधी की सीट वो चली गई थी उनके हाथ से। तो अब जब ये सारे दल एक साथ हैं और खास करके ये सारे दलों को 6 सीटें दी गई हैं सब मिला के, तो ऐसे में क्या ये दल खुश हैं? क्या ये उतनी भूमिका निभाएंगे या इसमें कुछ मनमुटाव देखने को मिल सकता है? देखिए, जिस तरह से 2019 का चुनाव हुआ था तो उस वक्त जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ हुआ था वो एक बहुत बड़ा गठजोड़ था, एक सामाजिक गठजोड़ था पिछड़ों का और दलितों का। बावजूद इसके वो गठजोड़ कामयाब नहीं हो पाया। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। और रही बात इस बार की, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, और ये गठबंधन जो है अल्पसंख्यक मतों का बिखराव ना हो, सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगियों के साथ डटी हुई है मैदान में। और जो जिस तरह का मैसेज आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों दलों को सिर्फ 6 सीट देने का मन बनाया है, जिसमें 2 सीट वो जाट लैंड को फिट करने के लिए आरएलडी को मिल रही है, 2 सीट मिल रही है कुर्मी वोटरों को, बैकवर्ड वोटरों को फिट करने के लिए अपना दल सोनेलाल, जिसकी अध्यक्ष और कर्ता धर्ता हैं अनुप्रिया पटेल, और एक सीट मिल रही है निषाद पार्टी और ओपी राजभर की सुभाषपा को। तो ऐसी स्थिति में पूरा काफ़ी कुछ सेट है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक इतना बड़ा एयर बना लिया है, इतना बड़ा माहौल बना लिया है, तो उसके सामने जो है इंडिया गठबंधन किस हद तक टिक पाता है ये कह पाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन माहौल बीजेपी का बना हुआ है। मिशन 80 का जो नारा है वो गूंज रहा है, बूथों तक तैयारियां चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। अनिल,
यूपी की कौन कौन सी वो बड़ी सीटें हो सकती हैं जिस पर बीजेपी अपने बड़े चेहरों को उतार सकती है? कोई अनुमान है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी सीटें हैं, अब जो सबसे ज्यादा चर्चित सीट है वो है अयोध्या, क्योंकि भगवान राम के ऊपर पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो अयोध्या से इस बार माना जा रहा है कि कोई बड़ा चेहरा आ सकता है, कि संभव है, इस बात की भी चर्चा है कि अमित शाह गुजरात छोड़ करके अयोध्या से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण सीट है वो काशी, बनारस, भोले बाबा की नगरी है, वहां से खुद सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस बात की पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री फिर वाराणसी से, भोले बाबा की नगरी से चुनाव लड़ेंगे। अब तीसरी महत्वपूर्ण सीट आती है जो कभी कांग्रेस का गढ़ था, वो अमेठी। वहां से सांसद हैं स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में। स्मृति ईरानी का भी चुनाव लड़ना एकदम तय है। अब चौथी सीट आती है लखनऊ, जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की। यहाँ की अगवानी लंबे समय से राजनाथ सिंह कर रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं। इस बार भी उनके चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। इस बात की खबर भी आ रही है कि राजनाथ सिंह के नाम पर मोहर भी लग चुकी है। अनिल, चूंकि हम अमेठी का जिक्र कर ही रहे हैं, अमेठी की सीट का जिक्र कर रहे हैं, तो रायबरेली की सीट का क्या? रायबरेली की सीट के लिए बीजेपी ने क्या कुछ सोच रखा है? देखिए, बेशक जो है रायबरेली वो कांग्रेस का गढ़ है। 2014 और 19 में तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो है रायबरेली कांग्रेस के गढ़ को तोड़ नहीं पाई है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है कि कैसे रायबरेली को भी हासिल किया जाए, कमल खिलाया जाए। और इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के जो 3 बार के लगातार विधायक हैं मनोज पांडे, उनसे उनकी क्रॉस वोटिंग से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा हुआ है, एक मैसेज हुआ है। वहाँ पर रायबरेली में कांग्रेस और सपा का गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उस पर तगड़ा डेंट लगा है। तो काफ़ी हद तक मेकअप करने की कोशिश की है रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन जिस तरह की चर्चा चल रही है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास वो कौन सा चेहरा होगा कि जो प्रियंका को टक्कर दे सके। तो इसकी तलाश लगातार जारी है। बहरहाल लोकल स्तर ठीक है। अनिल जी, आपका भी और सादिक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि आज यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है यूपी में, और ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी की भी मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है। तो ये उत्तर प्रदेश हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यूपी में जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी की भी मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है। बीजेपी के 1 से 2 विधायक भी हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो दिल्ली से लखनऊ आने के बाद राजभवन पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यह खबर हम आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां बड़ी खबर है कि ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी भी इस जो मंत्रिमंडल में जो विस्तार होने जा रहा है, इसमें आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। और बीजेपी के 100 विधायक भी हैं, 1 या 2, जो मंत्रिमंडल में जिनकी एंट्री हो सकती है। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो यूपी में जल्द ही योगी मंत्रिमंडल में विस्तार होगा और इस मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी की भी एंट्री हो सकती है। बीजेपी के 1 से 2 विधायक भी हैं जिनकी एंट्री हो सकती है मंत्रिमंडल में। और आज गठबंधन भी हो सकता है। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इस मंत्रिमंडल में आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर की भी एंट्री हो सकती है। बीजेपी के 1 से 2 विधायक हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं और दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो ये खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर आज उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी के जयंत चौधरी पर हमारे साथ प्रियम पाठक स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, इस मंत्रिमंडल के विस्तार, ये जो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, इसमें क्या कुछ खास हमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और लंबे समय से इस बात को लेकर कयास लग रहे थे कि जल्दी उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और अब उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करी है और माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ में जो बैठक हुई है, जो मुलाकात हुई है, उसमें कई नामों को लेकर जो है वो मोहर लगी है और उसी के चलते आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से समय मांगा है कि कब वो शपथ ग्रहण समारोह का जो है वो समय मिलेगा। और जो जानकारी है उसके मुताबिक रविवार को सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उसमें 5 चेहरों को जगह इसमें दी जा सकती है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर है, दारा सिंह चौहान है जो कि दूसरी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और इसके अलावा आरएलडी से एक राज्य मंत्री और 2 अन्य मंत्रियों को जो है इस कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार में जो है वो जगह मिल सकती है। तो ये कह सकते हैं कि सबसे अहम इस वक्त की जो जानकारी है वो है राजभवन के बाहर। अगर आप देखें तो गतिविधियां बढ़ गई हैं इस समय। अगर सीधे तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पर देखिए कि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे थे और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल से जो है वो मुलाकात करी। करीब 25 मिनट तक की मुलाकात जो है मुख्यमंत्री की जो है ये चली है और उसमें अलग अलग चीजों को लेकर चर्चा की गई है और अब राज्यपाल की तरफ से जैसे ही समय मिलता है उसके बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो किया जाएगा और ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम रहेगा। हर एक वर्ग को लेकर, हर एक समीकरण को लेकर बाकायदा मंथन किया गया है राज्य स्तर पर, इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर भी किया गया है। और जब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने मुलाकात करी और वहां पर जो केंद्रीय नेतृत्व से जो अनुमति मिली है तो उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं और माना जा रहा है कि अब रविवार को सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें कई चेहरों को जगह मिल सकती है। ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, इसमें कौन कौन से मंत्री पद हो सकते हैं जिसमें आरएलडी और एसबी-एसपी को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखिए, चेहरों की बात की जाए तो उसमें जैसा कि मैंने बताया कि ओम प्रकाश राजभर है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माना जा रहा है कि उनको कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा जाएगा, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे तो उसी वक्त इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि पिछले बार जब वो एनडीए का हिस्सा थे तो 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो उस वक्त भी उनको कैबिनेट मंत्री जो है बनाया गया था। हालांकि किन्हीं कारणों से उन्होंने उस पद को जो है उससे त्याग देते हुए पार्टी से भी उन्होंने अपने आप को अलग किया था, एनडीए से अलग किया था और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी के साथ में शामिल हुए थे। लेकिन अब वो एक बार फिर एनडीए में शामिल हुए और इसीलिए अब माना जा रहा है कि इस बार भी उनको कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाएगा। इसी तरीके से दारा सिंह चौहान है, पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री जो है वन मंत्री का उनको जो है वो जिम्मेदारी मिली हुई थी, लेकिन चुनाव के वक्त उन्होंने पार्टी को छोड़ के वो समाजवादी पार्टी के साथ में गए थे। लेकिन उसके बाद फिर एक बार उनकी घर वापसी हुई और हालांकि उनको घोषित सीट से वापस जो वहां पे उपचुनाव हुए तो उसमें बीजेपी ने बतौर प्रत्याशी उतारा, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाए। एमएलसी बनाकर बीजेपी ने फिलहाल उनको जो है वो विधानसभा भेजा हुआ है और अब माना जा रहा है कि उनको भी कैबिनेट मंत्री का पद जो है मिल सकता है। इसके अलावा आरएलडी से एक राज्य मंत्री को जो है वो जगह दी जा सकती है और 2 अन्य चेहरों को इस कैबिनेट विस्तार में जो है वो जगह दी जा सकती है। प्रियम पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। संकल्पों की ऊर्जा शक्ति बनेगी। साथियों, यहां मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रख करके आपका धन्यवाद करके अब जाऊंगा धन्यवाद। तो वहां मैदान भी जरा खुला होगा, माहौल भी बड़ा गर्मा गर्म होगा, सपने भी मजबूत होंगे, संकल्प भी तगड़े होंगे। और इसलिए मैं जल्द से जल्द आधे घंटे के भीतर धनबाद जाकर के वहां से झारखंड को और देश को अनेक और बातें भी बताऊंगा।
एक बार फिर आज की सभी योजना के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जोरदार तालियां बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत धन्यवाद, आभार। आज के इस अवसर पर सिंदरी में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के सौगातों के लिए बहुत बहुत देता हूं। साथियों, आज यहां सेंद्री उर्वरक कारखाने का लोकार्पण किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि सेंद्री के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। मैं 2018 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास करने आया था। आज सिर्फ सेंद्री कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। इस खाद कारखाने के लोकार्पण के साथ ही आज भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम उठाया है। हर वर्ष भारत में करीब करीब 360 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत होती है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय देश में 225 लाख मैट्रिक टन यूरिया का ही उत्पादन होता था। इस बड़े गैप को भरने के लिए भारत में बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता था। इसलिए हमने संकल्प लिया कि देश को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारी सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मैट्रिक टन हो गया है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने रामागुंडम, गोरखपुर, बरौनी इन फर्टिलाइजर प्लांट फिर से दोबारा शुरू करवाए। अब आज इसमें सिंदरी का नाम भी जुड़ गया है। तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट भी अगले 1-1.5 साल में शुरू होने जा रहा है। और मुझे पक्का भरोसा है, देश की जनता पर भरोसा है कि उसके उद्घाटन के लिए भी मैं जरूर पहुंचूंगा। इन 5 प्लांट से
भारत 60 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा यूरिया का उत्पादन कर पाएगा। यानी भारत तेजी से यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि वो पैसा किसानों के हित में खर्च होगा। साथियों, आज का दिन झारखंड में रेल क्रांति का एक नया अध्याय भी लिख रहा है। नई रेलवे लाइन की शुरुआत से लेकर मौजूदा रेलवे लाइन के दोहरीकरण और कई अन्य प्रोजेक्ट्स आज यहां शुरू हुए हैं। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन का शिलान्यास होने के इन क्षेत्रों में भूमिगत आग से सुरक्षित एक नया रूट उपलब्ध होगा। इसके अलावा देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के शुरू होने से बाबा बैद्यनाथ का मंदिर और माता कामाख्या की शक्तिपीठ एक साथ जुड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले ही मैंने वाराणसी कोलकाता रांची एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। ये एक्सप्रेसवे चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो समेत पूरे झारखंड में आने जाने की स्पीड को कई गुना बढ़ाने वाला है। इसके अलावा हमारे किसान भाई बहनों को बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।